नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं वित्तीय ज्ञान और स्मार्ट निवेश की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो पैसिव ईटीएफ फंड्स होते हैं वो भारी पड़ सकते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप केवल अभी ईटीएफ के बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये एक्सचेंज पर स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं और इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और ये जो ईटीएफ होते हैं ना ये अपने इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेहतर हो सकते हैं। इन इससे पहले मैं आपको पिछले 1-2 सालों में कुछ रिसर्च फर्मों ने जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ। आप ये देखिए, एक ये आर्टिकल है द हिंदू बिजनेस लाइन का, जहाँ पर लिखा है कि जो 68% एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड है वो अपने इंडेक्स को लास्ट ईयर बीट नहीं कर पाए। लास्ट ईयर मतलब 2022 में। और लगभग 88% लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया। ये जो रिपोर्ट है 2022 की है। एक आर्टिकल और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये है एक सीएनबीसी का आर्टिकल, जहां लगभग 2021 में यूएस मार्केट में 80% जो एक्टिवली म्यूचुअल फंड थे उन्होंने अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। फिर मैंने सोचा ये तो बात हुई विदेशी मार्केट की, तो मैंने अपने देश के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कितने प्रतिशत इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। तो जब भी मैंने डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछा तो जो जवाब मिला वो आपके सामने है। कुछ ऐसा मिला जुलाई जवाब मिला। तो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एआई कोपायलट में ढूंढने की कोशिश की, जहां जो जवाब मिला कि जो 15 वर्षों की अवधि में केवल 44% और 20 वर्षों की अवधि में लगभग 5%। देखिए जैसे जैसे ये लॉन्ग टर्म का पीरियड गुजरता जाता है तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं अपने इंडेक्स को बीट करना उनके लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। फिर मैंने सर्च किए लास्ट 10 ईयर के बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, और गूगल देवता ने जो प्रस्तुत किए म्यूचुअल फंड्स वो आपके सामने है। आप इनको पॉज करके इनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। जबकि ये है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का लास्ट 10 ईयर का रिटर्न जो कि 13.3 है, और सिंस इंसेप्शन में ईटीएफ यानी जब से शुरू हुआ है 16.2% का रिटर्न है। फिर मैंने कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड भी सर्च किए, जिसके रिजल्ट्स भी आपके सामने, इनको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये है निप्पॉन ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 का, जिसका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो है 29%, और सिंस इंसेप्शन जो है 26.8% का रिटर्न है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि 10 म्यूचुअल फंड्स में से केवल 2 होते हैं जो अपने इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। अब वो आपका भाग्य है कि आप उन 2 में निवेशित हो या उस 8 में निवेशित हो। देखिए, यदि आप ईटीएफ में मंथली एसआईपी भी करते हैं तो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के 80% म्यूचुअल फंड्स को तो आप वैसे ही बीट कर दोगे। अब बचते हैं केवल 20% म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें आप थोड़ी सी मेहनत से थोड़ा सा एफर्ट डाल के ईजिली बीट कर दोगे। अब बात आती है कैसे। देखिए, ईटीएफ के अंदर ना एक इन्वेस्टमेंट करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो जब बाजार चलता है तो इनकी जो रियल टाइम वैल्यू होती है वो आपको पता होती है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको एक एनएवी अलॉट होती है, जिसका जो सेटलमेंट होता है वो एंड ऑफ द डे पर होता है। तो अब आपको म्यूचुअल फंड के मुकाबले इसका ये फायदा होता है कि जिस दिन बाजार गिरता है उस दिन आप अपने एवरेज से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप उस रियल टाइम पर उस वैल्यू पर कभी भी निवेश नहीं कर सकते। आप अपने निवेश में कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। आप ईटीएफ में जब चाहें, जिस दिन चाहें, जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। और मार्केट में देखिए सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ भी अवेलेबल है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, फाइनेंस हो गया, और भी स्पेसिफिक सेक्टर के हैं। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है तो आप उस ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि धीरे धीरे जो आपका रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न से थोड़ा बढ़ने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग सीधे बाजार में आने से डरते हैं वो धीरे धीरे बाजार की साइकिल को समझने लगते हैं। गिरने चढ़ने का पता उनको चल जाता है, उनको अनुभव होने लगता है और उनको नॉलेज होने लगती है। देखिए, अगर आप सपोज कीजिए अगर आप 100 रुपये का निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपने निवेशित पैसों को शुरू में कोई भी 5 अच्छे ईटीएफ लेकर उसमें 20-20% के अलोकेशन के साथ शुरू करना है। और जिस ईटीएफ में आपको अच्छा डिप या गिरावट नजर आए आप उसमें अपने निवेश का जो प्रतिशत है उसको बढ़ा सकते हैं। बस आपको अपने ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर का थोड़ा ध्यान रखना है। धीरे धीरे क्या होगा, इससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड होने लगेगा
फिर धीरे-धीरे आप 1-2 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप सीखते रहेंगे, आप 1-2 अपना स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेशित रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो आप कभी भी नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा खुद अपने आप स्टॉक्स में निवेश करना शुरू करना पड़ेगा। अब बात आती है कि देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न बने या ना बने, एएमसी को क्या चाहिए? एएमसी को चाहिए अपना कमीशन, ठीक है? और जो फंड मैनेजर होता है उनको बचानी है अपनी नौकरी, तो वे रिस्क तो इतना ज़्यादा लेते ही नहीं है कि आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दें। तो अब बात आती है कि दोनों में निवेश करने की अगर लागत की बात करते हैं। देखिए, अगर आप ईटीएफ में एक मंथली एसआईपी भी करते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि अगर आप एक जो निप्पॉन निफ्टी 20 है, निफ्टी 50, उसमें अगर आप 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.04 है, और उसका अगर आपको एवरेज रिटर्न 13.30 और आप 20 साल तक लगातार एसआईपी करते हैं, तो जो आपका कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। सेम अगर आप म्यूचुअल फंड्स में से आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी 13.30 का सेम रिटर्न आपको देता है, और आप उसमें भी इसी तरह से 20,000 रुपये मंथली की एसआईपी करते हैं। केवल उसका जो एक्सपेंस रेशियो उसका फ़र्क रहेगा, हम उसका एक्सपेंस रेशियो 0.60 ले लेते हैं। वैसे तो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1 से 2% के बीच भी है, लेकिन फिर भी हम इसमें 0.60 लेते हैं। तो जो आपका कॉर्पस बनेगा वो बनेगा पूरे 3 करोड़ का। तो जो 20 लाख का, इससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अब बात आती है कि ईटीएफ के ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस की। देखिए, अगर आप एक बार में ईटीएफ में 21,500 का निवेश करते हैं, तो जो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ते हैं वो आपके सामने है, वो पड़ता है 4.07 रुपीज़। आप मोटा-मोटा 5 रुपये मान सकते हैं। अब आप ये खुद कैलकुलेट कर लेना कि 20 साल में अगर आप निवेश करते हैं, तो इस हिसाब से आपको कितना ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। मेरे पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट है, तो इसका जो ईयरली मेंटेनेंस चार्ज है वो लगभग 300 रुपये के आसपास पड़ता है मेरा। अब आप एनालाइज कर लेना कि अगर आप 20 लाख रुपए केवल मैनेजमेंट फीस देते हैं, तो ये कितना जायज़ बनता है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको ज़रूर वैल्यूएबल लगे तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।